बचपन ये वो होता है जहाँ हमें बड़े होने का इंतजार रहता है, वो भी बड़ी बेसब्री से कि हम कब बड़े होंगे और अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकेंगे, अपनी जिंदगी अपने नजरिए से जी सकेंगे। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक रिग्रेट का एहसास होता है, यार बचपन ही अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी एंड दिस एंड दैट। चले, लेकिन इस बचपन को दिल से जिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आइए बात करते हैं इनके बचपन के बारे में। नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी सुन रहे हैं आप मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ पॉकेट एफएम पर। महिसाड़ा जिले में यानी कि वडनगर गांव में एक साधारण से परिवार में उनका जन्म तीसरी संतान के रूप में 17 सितंबर 1950 के दिन हुआ। ये दिन बहुत ही खास था क्योंकि उनके घर वालों को इस बात का एहसास था कि कुछ न कुछ खास जरूर करने वाले हैं। उनके 4 भाई और एक बहन है। सोम भाई और अमृत भाई उनसे बड़े भाई हैं और फिर नरेंद्र भाई का जन्म हुआ। उसके बाद उनसे छोटी बहन है जिसका नाम वसंती बेन है। फिर 2 छोटे भाई प्रहलाद और पंकज का जन्म हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल साधारण सी थी। उनके घर के पास ही एक झरना बहता था जिसमें बच्चे अक्सर नहाने जाते और मस्ती करते। नरेंद्र भाई को तैरना बहुत पसंद था। बचपन से ही वो अपने भाइयों से थोड़ा अलग दिखते थे। उनकी हरकतें बाकी सबसे अलग थी। कहावत है ना कि प्रतिभा जन्मजात होती है और पुत्र के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। नरेंद्र भाई ने इस कहावत को बिल्कुल सच साबित किया है। बचपन से ही वो स्वाभिमानी थे। स्वाभिमान में भी उनके व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उसे कभी नहीं देखा गया और इनके जनहित की जो परवाह है वो बचपन से थी। वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते और दूसरों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करते, लोगों की मदद करते। बचपन से ही वो अन्य के लिए कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती तो उनके लिए एक नाम बिल्कुल फेवरेट होता, नरेंद्र मोदी। बचपन में नरेंद्र भाई एनसीसी की यूनिफॉर्म के साथ देखे गए एक फोटो में, जो कि थोड़े दिन पहले काफी वायरल हुई थी ऑन सोशल मीडिया। चलिए अब बात करते हैं इनकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। अपनी प्राथमिक पढ़ाई उन्होंने वडनगर के गवर्नमेंट स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। स्कूल में भी वो अपनी फ्रेंड्स के लिए काफी ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे क्योंकि अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण वो फ्रेंड्स की परेशानियों को चुटकी में दूर कर देते थे। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप करने की भी कला उनमें बचपन से थी। मित्रों के बीच वो एनडी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास के नाम से यानी कि शॉर्ट नेम से जाने जाते थे। उनके फ्रेंड्स उन्हें एनडी पुकारा करते थे। स्कूल से छुट्टी के बाद वो अपने पिताजी की चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाने जाया करते थे। बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वो बहुत सारा समय अपनी वडनगर की लाइब्रेरी में बैठकर कई सारी पुस्तकें पढ़ा करते, जैसे कि बाल संदेश, बकूर पटेल, चक्कू मक्कू और मियां फुस्की वगैरह वगैरह पढ़ने में उनको बहुत इंटरेस्ट था। वैसे भी नरेंद्र भाई बहुत शर्मीले किस्म के थे, लेकिन स्कूल के वाद विवाद यानी कि जो डिबेट कंपटीशन होता है उसमें वो हमेशा पार्टिसिपेट किया करते थे। वो स्पष्ट वक्ता थे और अपनी बात निर्भीकता के साथ कह पाते थे और अपनी कई बार एडवर्स सिचुएशन में भी उनका सामना करके उन्हें बीट कर दिखाते थे। एंड इसीलिए वो शायद अपने परिवार के फेवरेट भी थे। नरेंद्र भाई अपने माता पिता की आज्ञा का पालन हमेशा किया करते थे। उन्हें जो भी काम सौंपा जाता वो हमेशा उसे पूरी निष्ठा के साथ किया करते। घर का काम करने में भी वो अपने माता का हाथ बटाया करते और स्कूल खत्म होने के बाद पिता के साथ उनकी चाय की दुकान पर अपने कपड़े वो स्वयं ही धोते थे और उसे प्रेस भी खुद ही किया करते थे। उन्हें कड़क स्त्री वाले कपड़े पहनना बचपन से ही बहुत पसंद था। नरेंद्र भाई अपने भाई बहन के साथ कभी भी झगड़ते नहीं थे। जब भी कभी उन्हें ऐसा लगता कि परिवार के किसी सदस्य ने उनके साथ अन्याय किया है तो वो उसका विरोध जोर जोर से बोलकर या फिर झगड़ा करके कभी नहीं करते थे। अपितु एक कोने में बैठकर मौन धारण कर लेते थे और तब तक चुप बैठे रहते थे जब तक उनका गुस्सा या दुख शांत नहीं हो जाता। वो कभी भी अपशब्दों का उपयोग नहीं करते थे। आज भी राजकीय वाद विवाद में जब भी आप उन्हें देखेंगे, आप कभी भी उनके साथ अगर अन्याय होता है तो वो अपने स्वभाव अनुसार मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते, न तब न अब।
चलिए जानते हैं इनकी धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में। वो केवल 12 साल के थे तभी उनके अंदर गंभीरता और समझदारी पनप गई थी। उन्हें समाज में फैली हुई जनजाति, असमानता, छूत और दलितों के साथ हो रहे अन्याय का जो कुछ भी सिलसिला था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उनसे इससे काफी नफरत थी। ये सब जब देखते तो उनके बाल मन दुखी हो जाता था। उन्होंने अपनी इस वेदना को कागज पर लिखकर एक एकांकी नाटक लिखा जिसका नाम रखा पीला फूल। एक नाटक में उन्होंने खुद एक्ट भी किया था। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उस स्कूल में बरामदे की दीवार नहीं थी और स्कूल के जो प्रबंधकर्ता यानी कि जो एडमिन होता था उसके पास उसे बनाने के पैसे नहीं थे। पैसे इकट्ठा करने के लिए नरेंद्र भाई ने नाटक लिखा और इसमें एक्ट भी किया। पीला फूल नाम के नाटक में उन्होंने एक दलित स्त्री की वेदना दिखाई थी। एक दलित निर्धन स्त्री मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करती थी। तभी एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ जाता है। उसने कई घरेलू उपचार किए लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो पाता और रोता रहता है। स्त्री के पास पैसे नहीं थे इसलिए कोई डॉक्टर भी उस बच्चे का इलाज करने के लिए राजी नहीं होता। वो स्त्री साधु महात्माओं के पास बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने लगी लेकिन वो भी कोई काम नहीं आया। इनफैक्ट उसे दुत्कारने लगी क्योंकि वो दलित थी। फिर उसने धनिकों के घर में काम किया, दया की भीख मांगी लेकिन सभी ने मुंह फेर लिया। वो निराश होकर एक कोने में बैठी थी। तभी एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि सामने दिख रहे मंदिर के प्रसाद में जो पीला फूल दिया जाता है यदि उसे वो ला सके तो बालक का इलाज हो सकता है और वो बच्चा बच सकता है। स्त्री के मन में जैसे आशा की किरण जाग गई। वो फटाक से खड़ी हुई और बच्चे को अपनी गोद में लिया। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी लेकिन उसे कहाँ पता था कि मंदिर में विराजमान भगवान तो सभी के लिए एक समान मानते हैं लेकिन बाहर जो पुजारी है वो पत्थर दिल होते हैं। पुजारी ने उसे सीढ़ियों के पास ही रोक दिया और मंदिर में एंटर नहीं करने दिया क्योंकि वो तो अछूत और दलित स्त्री थी। उसे वहाँ से दुत्कारते हुए पुजारी दूर जाने का आदेश देते हैं लेकिन बच्चे के दुख में रोती हुई स्त्री प्रसाद में पीला फूल देने के लिए दया की भीख मांगती है। पुजारी और अन्य भक्त उसे रोकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और आखिर में उसका बच्चा मंदिर की सीढ़ियों के पास ही अपनी आंखें मूंद लेता है, मर जाता है। इस दृश्य से भले ही किसी मनुष्य का दिल नहीं पिघलता हो लेकिन मंदिर में बैठे हुए भगवान की आंखें जरूर नम होंगी। इस एकांकी नाटक में 12 वर्ष की इस बालक ने यही संदेश देना चाहा था कि दलितों का कोई नहीं है। भगवान के दरबार में सभी समान है लेकिन मनुष्य के दरबार में अनेक सारे भेदभाव है। ईश्वर तो सभी को अपने हिस्से को बराबर देता है लेकिन मनुष्य ने अपने हिस्से से संतोष करना कभी सीखा ही नहीं है। वो हमेशा दूसरों का हिस्सा छीनने का कोशिश में लगा रहता है। तत्कालीन समय में समाज में फैली हुई असमानता और उच्च वर्ग के इस बालक ने व्यंग भरा कटाक्ष किया था। आज यही बालक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। बचपन में देखी हुई असमानता की खाई को उन्होंने दूर करने की कोशिश की है और काफी हद तक सफलता भी हासिल की है। गुजरात में आज हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर त्योहार और फेस्टिवल्स मनाते हैं। गुजरात में लंबे समय से चल रही धर्म और जाति की गहराई अब धीरे धीरे भरने लगी है। नरेंद्र भाई बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके घर के सामने जो रास्ता जाता था उसके दूसरे छोर पर एक गिरिपुर महादेव का मंदिर था। वो वहाँ रोज जाया करते थे। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अंतर ध्यान होकर जाप करने बैठ जाते। तब उनका ध्यान भंग करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। साल में 2 बार वो नवरात्रि के व्रत भी रखा करते। वो केवल नींबू पानी पिया करते थे और आज भी इनका ये क्रम जारी है। नरेंद्र भाई मोदी को विश्वास है कि अपने लक्ष्यांक को प्राप्त करने के लिए दृढ़ मनोबल होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए अच्छी बुक्स पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। महान पुरुषों के प्रेरणात्मक पुस्तक व्यक्ति के जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा है, बुक्स और एक्सपीरियंस हमारी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देते हैं। स्वामी विवेकानंद से नरेंद्र भाई मोदी बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। संजोग से विवेकानंद जी के बचपन का नाम भी नरेंद्र ही था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिस प्रकार नदियां बहुत सी अलग अलग जगह और अलग अलग धाराओं में हैं, लेकिन अंत में वो सब सागर में जाकर एक हो जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति भले ही अलग अलग धर्मों से जन्म लेता है, लेकिन अंत में वो सभी को एक ईश्वर की शरण में ही जाना होता है। इसके लिए किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए।
सभी धर्म एक समान है। मोदी जी भी इन विचारों के समर्थक थे और वो इन सारी चीजों का समर्थन भी करते थे। वो किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानते। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी कई करोड़ों के बराबर है और घर में समृद्धि लाता है। आगे बात करेंगे इनके पैशन और हॉबीज के बारे में।